नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। दलितों की भागीदारी और दलितों के वोट बैंक पर इस समय सभी राजनीतिक दलों की नजर है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी दलितों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। मुद्दा है लोकसभा चुनाव में दलितों का वोट बैंक किस तरह से ट्रांसफर हो सके। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य तमाम बड़े दल दलितों की तरफ देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि दलित वोट जिसकी झोली में गिरेगा उसकी नैया पार लग जाएगी। हालांकि दलित वोट बैंक पर बसपा का सीधा कब्जा माना जाता है और दलित वोट बैंक नेचुरल रूप से बहुजन समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। तमाम सारे चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की हार के बावजूद भी दलित वोट बैंक अभी छिटका नहीं है बसपा से। बसपा भी चाहती है कि उसका वोट बैंक स्थिर रहे, अगर उसका वोट बैंक बढ़े नहीं तो घटे भी नहीं। लेकिन तमाम सारे राजनीतिक दलों ने इस बार पूरी ताकत दलित वोट बैंक पर झोंक दी है। आइए हम पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। सियासत में शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी से वोट बैंक का करीबी रिश्ता है। यही वजह है कि अंबेडकर की आड़ में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिशें होती रहती हैं। अगर 2011 की जनगणना को देखें तो पूरे देश में दलितों की आबादी 20 करोड़ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 से 22% है। जाहिर है कि दलित ही सियासी दलों का भाग्य विधाता है। ऐसे में जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से दलितों को रिझाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे। भाजपा ने यूपी में दलित वोट बैंक को साधने के लिए अवध, पश्चिम, काशी, गोरखपुर, कानपुर और ब्रज में अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, बीजेपी ने अपने सभी दलित सांसदों, राज्यसभा सांसदों, विधान परिषद सदस्यों और मंत्रियों को यहां तक निर्देश दे दिया कि अपने निधि का खर्च दलित बस्तियों के विकास पर करें। तो वहीं दूसरी ओर सपा पीडीए के जरिए दलितों पर डोरे डाल रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी दलितों को रिझाने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस पहली बार काशीराम की पुण्यतिथि जोरों शोरों से मनाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान दलितों से 1 महीने तक संवाद किया जाएगा। भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी दलितों के सम्मान को पुनः उनको जागृत महसूस एहसास कराने के लिए दलित गौरव यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में मानवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर से लेकर और संविधान दिवस तक ये कार्यक्रम होगा, जिसमें विधानसभा स्तर पे हम रात्रि चौपाल करेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 10 रात्रि चौपाल और प्रत्येक विधानसभा के 250 प्रभावशाली दलित समाज के लोगों से संवाद करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश में डॉक्टर अंबेडकर के पंचतीर्थ, जिसमें उनकी जन्मस्थली, जिसमें उनकी कर्मस्थली, जिनमें उन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त की, को न केवल सरकार ने जो विदेश में थी उन पर अपना नियंत्रण किया है और उनको एक तीर्थ की तरह विकसित किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र के मंत्रिमंडल में, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की आवाज को उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी आज वो पिछड़ों को धोखा देना चाहती है, उनको छलना चाहती है, इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रही है। दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहे हैं। बिहार सरकार ने जाति जनगणना के सर्वे जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना कराना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पिछले दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई को लड़ती रही। 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में दलितों ने बीजेपी के पक्ष में दरियादिली दिखाई और 2019 में यूपी की आरक्षित 17 सीटों में से 14 पर भाजपा का कमल खिला।
अब देखना दिलचस्प होगा कि दलितों को रिझाने में जुटी पार्टियों को आखिर दलितों का आशीर्वाद किसको और कितना मिलता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ बहस में आज हिस्सा लेंगे संजय चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर हिलाल अहमद, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं चंचल यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं गौतम राणे सागर, अंबेडकरवादी हैं, दलित चिंतक हैं और विद्वान हैं। हम इनसे आप सबकी राय के बीच बीच में हम इनसे भी राय लेंगे। संजय चौधरी जी से मेरा सवाल है। संजय चौधरी जी, चूंकि आप सरकार में हैं, कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं, दलित वोट बैंक पर इस बार सभी राजनीतिक दलों की नजर है। जैसा कि आप जानते हैं, दलित वोट बैंक अमूमन बसपा का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बसपा की निष्क्रियता को देखते हुए सारे राजनीतिक दलों की निगाहें इस समय दलित वोट बैंक पर है। दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये रुझान, क्या आप बता सकते हैं कि पिछले चुनाव में दलितों का कितना वोट, भारतीय जनता पार्टी को कितना शेयर मिला उसमें से? आज भारतीय जनता पार्टी दलितों का एक सम्मेलन भी करने जा रही है। आखिर अचानक से ये जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या सामाजिक चेतना को मानते हैं या बसपा का कमजोर होना मानते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए हमेशा से उनके शुभचिंतक के रूप में रही है। उत्तर प्रदेश में ही दलितों की राजनीतिक चेतना का बड़ा उभार हुआ, लेकिन उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी रही, जिसने उत्तर प्रदेश में अपना समर्थन देकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री बनाकर दलितों में राजनीतिक चेतना और राजनीतिक नेतृत्व देने का काम किया। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ही थी। जब समाजवादी पार्टी दलित चेतना के प्रतीक मायावती को स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर उनकी हत्या कर रही थी, राजनीतिक रूप से उन्हें कमजोर कर रही थी, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आगे आकर उत्तर प्रदेश में पहला दलित मुख्यमंत्री बनाकर दिखाया। बात नंबर 2, देश के अंदर दलितों का सबसे बड़ा नेतृत्व अंबेडकर जी के रूप में जाना जाता है। लंबे समय तक कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस के प्रतिरोध के कारण, कांग्रेस की वैमनस्यता के कारण भारत रत्न जैसा महत्वपूर्ण सम्मान भी नहीं मिल पाया। और वो सम्मान तभी मिला जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से देश के अंदर सरकार बनी और 1990 में उस सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी, जिसको बहुत पहले डॉक्टर अंबेडकर की योग्यता, प्रतिभा, क्षमता और उनकी उपलब्धियों के आधार पर उनको मिल जाना चाहिए था। तीसरी बात, अंबेडकर जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने उनका जन्मस्थल, वो भी एक तीर्थ के रूप में बने, उसे सुशोभित किया है। उनका जन्मस्थल महू में बहुत अच्छा स्मारक बनाया है। बंबई के अंदर जहां वो रहा करते थे उसे भी ठीक किया है। और उनकी दीक्षा नागपुर में हुई, नागपुर को भी एक बड़ा स्मारक बना कर दिया है। वो लंदन में रहकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, वहां को भी सरकार ने खरीदा है और बेहतर एक स्मारक के रूप में बनाया है। उन्होंने अंतिम श्वास नई दिल्ली में ली, उस जगह को भी खरीदकर भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थ के रूप में इन 5 स्थानों को स्थापित किया है। और इसी कारण जब दलितों को जब भी जहां भी जैसी आवश्यकता हुई है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद दलित वोट ने बसपा को वोट देना तो गवारा किया, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट देना गवारा नहीं किया। इसीलिए समाजवादी पार्टी का कम प्रत्याशी जीत कर आए। मुझे लगता है कि लगातार दलितों के प्रति अच्छी भावना रखने के कारण, उन्हें राजनीतिक नेतृत्व देने के कारण और उनके लिए बेहतर योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण देश में पहली बार शहरी आवास के लिए दलित अंबेडकर आवास योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए थे। तो इस सारा का सारा परिप्रेक्ष्य शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी दलितों के प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उन्हें आगे ले जाने के लिए उसके प्रयास रहे हैं। और इसी कारण दलितों को जब भी मौका मिला, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत दिखाया। ठीक है संजय जी।
संजय जी, ठीक है। हम प्रोफेसर इलाल अहमद और चंचल यादव जी से बातचीत करने से पहले हमारे साथ गौतम राणे जुड़े हुए हैं। गौतम राणे सागर हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बड़े दलित चिंतक हैं। गौतम राणे जी, आपसे एक सवाल है। आप चूंकि ये सब राजनीतिक दल हैं, इनकी अपनी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी है और पार्टी की अपनी एक गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही बोलेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक दलितों के तमाम सारे आंदोलन हुए, उसमें कांसीराम जी ने जो आंदोलन खड़ा किया दलितों को लेकर के, वो सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या वो आंदोलन बैठ गया? क्या वामसेप निष्क्रिय हो गया? क्या आज बहुजन समाजवादी पार्टी किसी परिप्रेक्ष्य में नहीं है? आखिर ये दलितों के आंदोलन खड़े होते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, और एक बहुत अच्छा आंदोलन जो दलितों के लिए कांसीराम जी ने खड़ा किया था, मुझे लगता है कि आज वो बात नहीं है जो एक जमाने में कांसीराम जी ने जो आग और चिंगारी पैदा की थी। आप क्या वजह देखते हैं? सरकारों के रुख को आप किस तरीके से मानते हैं? आज दलितों की स्थिति क्या है? किस तरीके से आप पूरा एक जो दलितों को लेकर के अध्ययन है उस पर आप क्या कहते हैं? गौतम राणे साहब। उपाध्याय जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा और आपके दर्शकों का अभिवादन करना पसंद करूंगा। और जिस तरह से आपने अभी विश्लेषण किया है, निसंदेह सराहनीय है। मान्यवर कांसीराम जी ने जो कदम उठाया था वो ये उठाया था, ये विश्वास जगाया था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग और खासतौर से ओबीसी, एमबीसी के लोग, जिनके अंदर ये अविश्वास था कि वो सत्ता में नहीं जा सकते, सत्ता के केंद्र में नहीं रह सकते, इस देश में शासन नहीं कर सकते, उनके अंदर उन्होंने विश्वास जगाया था। आपने ये भी कहा क्या उनके बाद जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था वो कमजोर हुआ? हाँ, निसंदेह इस बात को हम स्वीकार करते हैं, वह आंदोलन कमजोर हुआ। जो नेतृत्व है माननीय कांसीराम जी ने अपेक्षा की थी और उस अपेक्षा के आधार पर जिस नेतृत्व को बागडोर बीएसपी की पकड़ा दी थी, शायद वह नेतृत्व उतना सक्षम नहीं था या दूरदर्शिता नहीं थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये स्थितियां आ गई कि जो शेड्यूल कास्ट का वोटर था, शेड्यूल ट्राइब का वोटर था, एमबीसी का वोटर था, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा था, वो धीरे धीरे खिसकता चला गया। हमारे संजय भाई कह रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमें दलितों से बड़ा प्रेम है। अच्छा प्रेम है, आपके प्रेम को कहाँ हम इनकार कर रहे हैं। घुन को भी पेड़ से प्रेम होता है, लेकिन धीरे धीरे चट कर जाता है। उसी तरह आपका भी प्रेम दलितों के साथ है। अगर दलितों से प्रेम होता दोस्त, लेटरल एंट्री कभी शुरू ना होती। दलितों से प्रेम होता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए तीर्थ स्थान की जरूरत नहीं पड़ती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्री एंड कंपलसरी होने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। 450 से ज्यादा लेटरल एंट्री कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जहाँ रहते थे 26 अलीपुर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक मुकदमा जीता था, एक बच्चे का कोर्ट लड़ते हुए, वो उनको दान में मिला था, वो भी आपने कब्जा कर लिया और आप ये बता रहे हैं कि आपने खरीद करके उनके लिए बना दिया है। कम से कम इतना मिथ्याभ्यास नहीं चलना चाहिए और न मिथ्याभ्यास कभी चल पाएगा। दूसरी बात, आपने इतना बेहतर काम किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए, जो उनके राइटिंग और स्पीचेस थे उस पर आपने बैन लगा दिया कि राइटिंग और स्पीचेस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पब्लिक नरेशन में नहीं आने चाहिए। हाँ, ये उपाध्याय जी ये भी सच है कि ये कमजोर हुआ है, अभी छिटका हुआ है, क्योंकि अगर हम कहें तो जो वोटर्स हैं एक तरह से मेढक के समान हैं और उनको एकत्रित करने के लिए जाल की जरूरत पड़ती है। जो जाल मानवर कांसीराम जी ने तैयार की थी वो कमजोर हो गया, उसमें छेद हो गया, सब लोग छिटक करके चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ऐसा रहेगा। थैंक यू। ठीक है, प्रोफेसर हिलाल अहमद साहब। हिलाल अहमद साहब, एक जमाने में दलित वोट बैंक कांग्रेस का कोर वोट बैंक था। जब तक कि बहुजन समाजवादी पार्टी अस्तित्व में नहीं आई थी, उस समय माननीय जगजीवन राम हुआ करते थे, दलितों के नेता, कांग्रेस में बड़े नेता हुआ करते थे। और लेकिन धीरे धीरे ये पूरा वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से चला गया।
कांग्रेस उसके बाद से ही कमजोर होना शुरू हुई। दलित वोट बैंक गया, ब्राह्मण वोट बैंक गया और फिर धीरे धीरे मुस्लिम भी छिटक गए। तो कुल मिलाकर के आज कांग्रेस का अपना वोट बैंक नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक वोट बैंक खड़ा कर लिया, समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, लेकिन आज कांग्रेस का अपना एक कोई वोट बैंक नहीं है। तो एक कांग्रेस के लिए क्या ये आत्मविश्लेषण का समय नहीं है? क्या दलितों के घर भोजन करने से, जैसा अभी गौतम राणे साहब कह रहे थे कि उनके यहाँ उनके लिए स्मारक बनाने से नहीं, शैक्षणिक संस्थान बनाने चाहिए, आपके पार्टी के नेता दलितों के यहाँ भोजन करके ऐसा समझते हैं जैसे दलितों का उन्होंने उद्धार कर दिया हो? दलितों के यहाँ भोजन करने की आवश्यकता है या दलितों को बराबरी पर लाने की आवश्यकता है? कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है। आज हम ये इस तरह से बहस नहीं कर रहे हैं, साउटिंग मैच भी नहीं है, एक दूसरे पर आरोप लगाने का वक्त भी नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे हम सैकड़ों सालों से झेल रहे हैं और दलितों पर अत्याचार भी कम नहीं हो रहे हैं। हिलाल अहमद साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस अब अपने आप को रिवाइव करने के लिए क्या कर रही है, और दूसरा, दलितों के लिए आपके पास में प्लानिंग क्या है? कि दलित ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकता कि दलितों के यहाँ खाना खाया है, ये प्लानिंग नहीं है। क्या आपके पास रोड मैप है? उपाध्याय जी, आपने जो सवाल पूछा है निश्चित रूप से वो एक अपने आप में आत्मचिंतन की बात है कि आखिर क्या कारण। आवाज जो है वो वापस आ रही है, तो आप अपने आप पीसीआर से बोल दे कि थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर दे। हम बोल रहे हैं, वो अगर ठीक हो जाएगा तो अच्छा, वो ठीक करेंगे, आप जारी रखिए। जी, वो सुन गया उनको। ये बात आपकी जी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि आत्मचिंतन का समय है। और खास करके अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस लगातार जो है वो अपना जनाधार जो है कम होता चला गया है, वो अपने आप में चिंता का बात है और हम उसके पर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और अब हम जो है वो दलितों के घर घर जा करके बहुत जितने भी दलित नेता हैं उनसे सबसे मिल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि उनको जो है कांग्रेस से शिकायत है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये हमारा आज की तारीख का रोड मैप है। दूसरा, आपने जो सवाल कहा घर घर जाके खाना खाने का, तो आपने गलत जगह सवाल कर दिया उपाध्याय जी। घर घर जाकर के अपना खाना ले जाकर के खाने के वीडियो तो आप ही लोगों ने दिखाए, भारतीय जनता पार्टी के एक दो नहीं दसियों दिखाए आपने वीडियो कि अपना खाना लेकर के गए या वहां आसपास के रेस्टोरेंट से मंगा करके खाना, वहां बैठ करके खाना खाया। उस कैंप पे दिखाया गया कि वो जो है दलितों के घर घर जाके खाना खा रहे हैं। शायद आपको याद होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छी कवरेज की थी उसकी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि भीमराव अंबेडकर जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है। वो ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का पुतला जो है वो फूका गया था दिल्ली के रामलीला मैदान में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, और कितना उसका विरोध किया गया था, इसके बारे में बता दें। इसके बारे में बताना चाहिए कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। ये भी बता देना चाहिए कि सिर्फ दलित ही नहीं, शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो उनके राजस्थान भी जो हरकत, राजस्थान भी है उसमें, राजस्थान में सबसे ज्यादा हुए हैं। उसमें मैं आपको ठीक कर दिया गया है। राजस्थान का भी नाम लीजिए। हम अपनी बात राजस्थान में बहुत ज्यादा हुए हैं। नहीं, मैं लेकिन आपको मैं अपडेट तो करूंगा ना, केवल वन साइडेड नहीं हो सकता ना। आप राजस्थान को भूल जाते हैं तो मैं याद दिलाऊंगा, राजस्थान भी है। उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये अपडेट गलत है क्या कि सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ, वो उसका जवाब संजय जी से लेंगे, संजय जी से जवाब लेंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। जिस तरह से जो शेड्यूल ट्राइब के लोगों के ऊपर पेशाब करने की घटना जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की, क्या वो भूल जाएंगे लोग? क्या ये भूल जाएंगे कि किस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ जो मणिपुर में घटनाएं हो रही है, वहां के पर महिलाओं को पुलिस वाले हवाले कर दे रहे हैं दंगाइयों के, और उसके बाद में फिर जिस तरह से बिचारियों को बिना कपड़े के उनको परेड कराया गया, क्या उसको भूल जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की ये सारी बातें जो है वो याद नहीं रहेंगी? क्या ये याद नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य है कि वहां पे खाना तक के अपने घर बुला के कभी नहीं खिलाया, जाके खाया, और वो भी अपना खाना ले जाकर के खाया है? तो ये सारी सब बातें जो हैं वो याद रहेंगी। और एक बात आखिर में और कह दे, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र अगर कोई प्रेसिडेंट हुआ है, बंगारू लक्ष्मण जी हुए, और उनको जिस तरह से बेइज्जत करके और जिस तरह से उनको करप्शन के केस में फंसा करके बाहर किया गया है, ये भी क्या दलित भूल जाएंगे? और क्या ये भी भूल जाएंगे कि आरएसएस में आज तक की कोई भी दलित या ओबीसी का व्यक्ति जो है वो वहां का मुखिया नहीं हो पाया है? ये सारी सब बातें जो है वो दलित लोग देख रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि मोहब्बत तो दीमक को भी होती है पेड़ से, लेकिन करते क्या है, पेड़ को खा जाते हैं।
बिल्कुल यही काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ कर रही है ठीक है। कि उनके साथ प्रतीकात्मक राजनीति कर रही है। ठीक है हिलाल और अहमद साहब, साथ ही चंचल साथ यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए, ठीक है रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। चंचल यादव जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का अपना एक निर्धारित वोट बैंक है, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यह है कि जब मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हुआ करते थे तब समाजवादी पार्टी के साथ एक वो और भी बड़ा वोट बैंक था कि सारे पूरा बैकवर्ड समाजवादी पार्टी को वोट करता था। लेकिन 2017 के बाद से, जब से अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में धीरे धीरे जो पिछड़ा समाज है, पिछड़े वर्ग के बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ यादवों को छोड़ करके बाकी सारा बैकवर्ड भाजपा के साथ में है। यही स्थिति दलितों की भी है। समाजवादी पार्टी को, जैसा अभी संजय चौधरी जी ने कहा कि जब आपका पैक्ट हुआ 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी से, तो दलितों ने जो समाजवादी पार्टी है उसको वोट नहीं किया, क्योंकि वो उनका नेचुरल नहीं मानते, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आना चाहते। आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी से दलितों को इतनी ज्यादा नफरत सी क्यों है? वो आपके साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते? तमाम सारे प्रयास आपके होते हैं, तमाम आप गठबंधन भी करते हैं, बावजूद उसके दलित समाजवादी पार्टी से दूर रहते हैं, क्या वजह है? चंचल यादव जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, मैं शुरुआत करता हूं हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता से। ये इनों का चरित्र है, मुंह में राम बगल में छुरी जी। ये मुंह में इनके कुछ और होता है और बगल में कुछ और होता है। अभी आपने देखा होगा हिलाल सर ने बहुत अच्छी बातें की, राणे सर ने कहा, दीमक का उन्होंने बताया, बहुत अच्छा प्रयोग बताया। मैं आपको बताता हूँ कि ये वही लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के मुद्दा सकते हैं, अभी हिलाल सर ने बताया। और आपने देखा होगा जिस तरीके से दलित मानसिकता इनकी इतनी विरोधी मानसिकता इनकी है कि अभी ताजा तरीन जब लोकसभा का उद्घाटन होता है, संसद भवन का उद्घाटन होता है, तो संसद भवन में एक दलित महिला होने की वजह से महामहिम राष्ट्रपति जी को इन्वाइट नहीं किया गया। आपने देखा को मंदिर का शिलान्यास किया गया था, तब भी उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। मैंने ये सवाल ही नहीं किया, वो संजय जी से पूछ लेंगे। मैंने जो सवाल किया है उसका आप जवाब दीजिए प्लीज। सवाल पे फोकस रखिए ना आप, प्लीज, आपसे आग्रह है मेरा। चंचल जी। नहीं तो मैं केवल आपके सवाल दे रहा हूँ, बैठे सभी लोग, उनका जवाब नहीं देना मुझे, इनका भी जवाब देना है। नहीं, उनके जवाब दीजिए, लेकिन भाई सवाल मैं कर रहा हूं तो आप मुझे संबोधित करिए ना। आप तो मेरे सवाल का जवाब देंगे, आप संजय जी को इंगित करिए, संजय जी से जवाब ले लेंगे। मैं आपका भी जवाब देता हूँ। और रही बात, आपने कहा कि दलित समाज जो है हमसे छिटकने की बात आप कर रहे हो, अगर छिटका होता तो आपने देखा होगा मैनपुरी में जिस प्रचंड वोट से समाजवादी पार्टी जीती है, घोसी के चुनाव आपने देखा होगा, दोनों चुनाव में उपचुनाव ने बता दिया कि जो है आज के समय पीढ़ी हमारा जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने एक विजन के साथ कैसे देश बचे, कैसे लोकतंत्र बचे। और आपने देखा होगा इतनी जातिवादी मानसिकता की सरकार ये है, अभी जितने भी इनके बुलडोजर जहां सकते हैं, बुलडोजर की आंखें वो देखती हैं कि दलित है कि पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वो कौन सी जाति का है और वो कौन से पार्टी का है, तो देख करके पूरे प्रदेश से काम हो रहा है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, अब आपके सामने आपके चलने चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र यह है कि केवल जनता को गुमराह करना है। इनका मैं पूछना चाहता हूँ, राणे सर ने बताया कि लेटरल एंट्री, आप दलित, अगर दलित हितैषी अगर आप हैं तो लेटरल एंट्री के माध्यम से अपने लोगों को सेट नहीं करते। 13 पॉइंट ऑफिसर क्या है? आप सोचिए, एक दलित पिछड़ा का हक खाने का ही प्रयास तो है, और क्या है आप मुझे बताइए, क्या काम कर रहे हो आप? बस केवल आपका एक एजेंडा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो गरीब लोग हैं उनके हक को खाने का काम कर रहे हो आप। और आप सोचिए, ये जो यूनिवर्सिटी फीस बढ़ाने का काम किया इन्होंने, अगर आप देखें आज के समय में कि जितने भी विश्वविद्यालय थे उनकी फीस 4 गुना बढ़ा दी गई है। IIT IIM का बच्चा अगर एंट्रेंस क्वालिफाई भी कर लिया तो छोड़ नहीं सकता इस सरकार में। दिल्ली विश्वविद्यालय का अगर बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया तो इस सरकार ने दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को वहां शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। आने वाली पीढ़ियां पढ़ ना पाए, इनकी साजिश है, संजय छोटी साजिश नहीं, बहुत। ठीक है चंचल जी, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय चौधरी जी, आपसे 2-3 सवाल हैं संजय जी। एक तो गौतम राणे साहब ने कहा कि
आपने जैसा आपने कहा था कि महू में आपने तीर्थ बना दिया, दिल्ली को लेकर के जो आपने कहा कि वहाँ आपने जगह खरीद करके और उस स्थान पर स्मारक बना दिया, उस पर उनका कहना था कि वो अंबेडकर जी ने खरीदी थी और आपने तो बल्कि उसको छीन लिया। तीसरा उनका सवाल ये था कि अंबेडकर जी की जितनी भी स्पीचेस थी उनको पब्लिश होने में और उनको पब्लिकली करने के लिए रोक लगा दिए। क्या ये सही निर्णय है? क्या अंबेडकर जी की जो स्पीच है, उनके विचार हैं, क्या सबके बीच में नहीं जाने चाहिए? दूसरी बात, एक और सवाल मेरा है कि दलितों को लेकर के कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि ये गौरवशाली योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी इन पर काम कर रही है, क्योंकि सारे के सारे जो जवाब हैं वो आपको देने हैं। जी संजय जी। उपाध्याय जी, मैं तो विषय बहुत गंभीर था और उसी गंभीरता के आधार पर बात करना चाहूंगा, लेकिन राजनीतिक सवाल आए हैं तो उसका भी जवाब देना चाहूंगा। अंबेडकर जी के जिस दिल्ली आवास की बात हो रही थी उस पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, और जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां 3 मंजिल का भवन बनाने की जो बात की है उसमें पहले तल पर उनका सारा साहित्य और संविधान ही रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि और जो लंदन का भी जो आवास है वो उनके नियंत्रण में नहीं था, उसको भारत सरकार ने खरीदा है। और मेरे दलित चिंतक मित्र कह रहे थे कि सर्वोच्च स्थानों पर प्रतिनिधित्व दलितों का बढ़ना चाहिए। केवल दलितों का ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बनता है, दलित राष्ट्रपति बनता है और अनुसूचित जनजाति की महिला भी राष्ट्रपति बनती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर के चिंतन को न केवल प्रमाणित करता है बल्कि करके दिखाता है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर की दलित चिंतन की भावना को इंप्लीमेंट करने का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करती है। देखिए, दलित अपने रास्ते से क्यों हटा, दलित बसपा से क्यों गया? क्योंकि दलित वोट, दलित स्वाभिमान, दलित चेतना बसपा ने एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ जाकर समाप्त की जिसने हमेशा से दलित चिंतन को पीठ में छुरा मारा। देखिए, मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने 5 जिले बनाए थे और 5 जिलों के नाम दलित चिंतकों के, महापुरुषों के नाम पर रखे थे। छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, ज्योतिबा फुले नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर, काशीराम नगर। और आपको पता होना चाहिए कि जब मायावती जी गई उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इन सारे नगरों के नाम बदलकर रख दिए और दलित चिंतक कहे जाने वाले लोग उस समाजवादी पार्टी के विरोध में अपने वोट को बचाने के लिए, अपने गौरव को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों के पुण्य नाम के स्मरण करने से भी पीछे हटे। और उन्हीं के साथ मायावती जब समझौता करती है तो मायावती के साथ भी वो दलित वोट हट जाते हैं। इसीलिए दलित वोटों में बिखराव है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जब मायावती जी की सरकार आई, जी संजय जी, जल्दी, समय कम है, जल्दी। समाजवादी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने लखनऊ के अंदर मायावती जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। ये वो लोग हैं जो लगातार दलितों के जो स्वाभिमान है उनको खंडित करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ जब दलित नेतृत्व जाता है तो दलित वोट उनसे हट जाता है और इसीलिए उस दलित वोट में बिखराव होता है। ठीक है संजय जी, गौतम राणी जी से मैं आखिरी सवाल लूंगा। ठीक है संजय जी। गौतम राणी जी, मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत गैर राजनीतिक जवाब मैं चाहूंगा और गैर राजनीतिक मेरा सवाल है। आज दलित किस मुहाने पर है? दलितों को लेकर के जितनी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, उन चिंताओं से आप कहां तक आपकी सहभागिता है? आप क्या सोचते हैं आने वाला रोड मैप क्या होना चाहिए? दलितों के लिए क्या कोई रास्ते दिखाई दे रहे हैं? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, हमारे पास समय कम है। गौतम राणी साहब। बिल्कुल, हम समय के अंदर ही अपने जवाब को सम्मिलित करना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया, उसकी चिंता है, दलित पूरी तरह अवेयर है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित है। उसे ये लग रहा, जैसा हमारे मित्र अभी चंचल यादव जी कह रहे थे कि घोसी की जीत हमें बहुत पसंद करती है, हम इससे सहमत नहीं है। 2018 में भी चुनाव हुए थे, फूलपुर,
गोरखपुर, नूरपुर जैसे सीटें जीती थी और लंबी मार्जिन से जीती थी, बावजूद 2019 में हारना पड़ा। वजह साफ थी कि जो मैसेज देने चाहिए थे, जो इक्वेशन बनाना चाहिए था, जो ग्लू फिक्स करना चाहिए था, वो ग्लू फिक्स नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में हमारे दोस्त जैसे बीजेपी के हमारे दोस्त बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, दोस्त इस पे मत जाइए, जितना कहिएगा आंकड़े हम आपके सामने दे देंगे। दलित के ऊपर जैसा कि हिलाल साहब कह रहे थे कि हमले होते हैं, दलित के ऊपर हमले होने की वजह साफ है। उसे पता है कि हमारे देश की जीडीपी 273 लाख करोड़ है, 273.4 लाख करोड़ है, लेकिन इस देश पे कर्ज भी 155.8 लाख करोड़ है, यानी कि जीडीपी का 57% कर्ज है। तब भी हमें बताया जा रहा है कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अरे भाई, इस तरह से गुमराह करने की कोशिश मत करिए ना। अगर 5वीं बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए थी तो पर कैपिटा जो इस तरह से डेटा आना चाहिए, $2,600 पे है पर कैपिटा व्यक्ति की इनकम। ऐसी स्थिति में ये गुमराह न करिए। दलित निश्चित तौर पे इस समय जो ठीक है गौतम जी, बहुत संक्षेप में समअप करिए। एग्जैक्टली, जो बीजेपी की सरकार है उसने इस देश का बहुत सत्यानाश किया है, संविधान का सत्यानाश किया है। देश के प्रधानमंत्री के नीचे काम करने वाले एक बेचारे दिग्विजय देवराय, जो हमारे पास समय इतना ही है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस विषय पर फिर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन आप सब लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दलितों को लेकर के चिंताएं हर वक्त, हर चुनाव के वक्त जाहिर की जाती रहती है, लेकिन दलितों के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होते। दलितों को लेकर के जिस प्रकार की हम घटनाएं देखते हैं आए दिन अखबारों में, टीवी चैनलों पर, वे चिंता का सबब है। और उस चिंता के लिए जागरूकता, सामाजिक जागरूकता हमें अभी उतनी दिखाई नहीं देती। समाज एक बार फिर जातियों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन समाज अपने दलित साथियों को बराबर पर लाने के लिए कोई सामाजिक चेतना या जागरूकता का अभी ऐसा कोई आंदोलन दिखाई नहीं देता है। ये बहस जारी रहेगी। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।